नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। कोविड आईसीयू वार्ड का पहले ही दिन नहीं मिल सका कोविड मरीज को लाभ। उपचार के लिए गोंदिया ले जाते हुए कोविड मरीज ने रास्ते में ही तोड़ा दम। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कोविड आईसीयू वार्ड के शुभारंभ पर उठाए सवाल, कहा जब हमें ही नहीं मिला उपचार तो आम नागरिकों को कैसे मिलेगी सुविधाएं। वार्ड क्रमांक 2 में जगह जगह से सड़कें हुई जर्जर, दूषित पानी निकासी नहीं, नालियां टूटी फूटी, खाली प्लाटों में भरे पानी से परेशानी, दूर दराज में बन रही है नई बसाहट, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने बड़ी चुनौती। अब आगामी मंगलवार से खुली रहेंगी कपड़ा दुकानें। रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम एसोसिएशन ने लिया निर्णय, सीजन को देखते हुए दुकान खुली रखने का लिया निर्णय, एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। आम नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास नाकाफी ही साबित दिखाई दे रहे हैं। 12 अक्टूबर की ही बात करें कि जब बड़े ही जोर शोर से प्रदेश शासन के राज्य मंत्री किशोर कावरे ने जिला चिकित्सालय में कोविड आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया था और जिले वासियों को यह आश्वस्त कराया था कि अब कोविड के गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा, नागपुर या जबलपुर नहीं जाना होगा। लेकिन राज्य मंत्री का दिया गया आश्वासन आज उनके खुद के ही पार्टी के एक जिम्मेदार के काम न आ सका और उनके पारिवारिक सदस्य को उचित समय में उपचार न मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। देखा जाए तो जिले में कोविड के नाम पर जिला और स्वास्थ्य प्रशासन ने 30 लाख रुपए खर्च कर जिला चिकित्सालय में कोविड आईसीयू वार्ड का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन आईसीयू को संचालित करने वाले चिकित्सकों के ना होने के चलते ये आईसीयू बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित जिला प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड अस्पताल का फीता काटकर शुभारंभ कराया गया था और जानकारी दी गई थी कि आईसीयू वार्ड के संचालन के लिए यहां एक चिकित्सक की भी तैनाती की गई है। लेकिन 12 अक्टूबर को प्रारंभ हुए आईसीयू वार्ड 13 अक्टूबर को एक जनप्रतिनिधि के परिजन के लिए काम ना आ सका तो आम नागरिकों की बात तो काफी दूर है। बता दें कि नगर के वार्ड क्रमांक 22 सोगापथ निवासी एक 60 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट 12 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिन्हें कोरोना अस्पताल में भर्ती भी किया गया, लेकिन उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ थी, जिसके तहत 13 अक्टूबर को उनके परिजनों ने जिला चिकित्सालय में बने सर्व सुविधा युक्त कोविड आईसीयू में भर्ती किए जाने के लिए जिला चिकित्सालय प्रबंधन से मांग की। लेकिन जिला चिकित्सालय के आला अधिकारियों का ये जवाब आया कि आईसीयू तो बन चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसके बाद उनके परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने आनन फानन में जिले के बाहर ही ले जाना मरीज को उचित समझा, जिसके तहत वो गोंदिया के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। 12 अक्टूबर को जिस तरह पीठ थपथपाकर कोविड आईसीयू का उद्घाटन किया गया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब सच में जिले वासियों को बालाघाट में ही सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए
जिला और स्वास्थ्य प्रशासन की निंदा करते हुए कोविड आईसीयू वार्ड के शुभारंभ पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि उक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के चाचा थे। ऐसे में सवाल भी लाजमी है कि अगर एक सत्ताधारी पार्टी के ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के परिजन को उचित समय पर उपचार न मिल पाए तो आम नागरिकों का क्या होगा। मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में जब से कोविड संक्रमण पहुंचा है तो वो देख रहे हैं कि कोविड आईसीयू को 3 बार अलग अलग स्थानों में संचालित किया गया, लेकिन आईसीयू का उपयोग जिले में नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब आज उनके ही एक पारिवारिक सदस्य को आईसीयू की जरूरत पड़ी तो उन्हें उपचार नहीं मिल पाया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू और सर्व सुविधा युक्त लैब का जिक्र करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर को ही जिला प्रशासन के द्वारा एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया, लेकिन आज आईसीयू सहित लैब में ताला जड़ा हुआ है, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद ही आज उन्हें ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये एक तरह से आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मामला है। उन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में जिला और स्वास्थ्य प्रशासन को चेताते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो, जिसके लिए यहाँ की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। हमारे चाचा कोविड पॉजिटिव आए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में एडमिट किया गया, सांस लेने में जिन्हें तकलीफ हो रही थी, तो आज हमारे द्वारा कहा गया कि इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टरों की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की ओर से जवाब मिला कि अभी पूरी तैयारी नहीं है। तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। एक तो हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से इस तरह का उद्घाटन करवाना और उसके बाद इस तरह की सुविधा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। वैसे ही एक लैब, इसका भी उद्घाटन हुआ और इसमें आज ताला जड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की गलती भविष्य में ना हो। आज हम सक्षम थे तो हम नागपुर या गोंदिया हमारे चाचा जी को भेज दिए, और वो भी उनके साथ क्या होता है गारंटी नहीं। लेकिन जो सुविधाएं पूर्व थी उन्हें वहां रखते हुए टेक्नीशियनों के माध्यम से उसी में, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से कोविड चालू हुआ है 3 बार आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड भी खरीद कर आ गए हैं, लेकिन आज तक उनका उपयोग होना मैंने बालाघाट में नहीं सुना। ये निंदा का विषय है। इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं। शहर के भटेरा क्षेत्र में शिवाजी वार्ड क्रमांक 2 रेलवे क्रॉसिंग के बाद से मुख्य मार्ग तथा भीतरी भाग में तंगलियों वाला एक बड़ा वार्ड है। वार्ड का अधिकांश भाग मध्यम वर्गीय आबादी से घिरा हुआ है। यहाँ मुख्यतः नए क्षेत्र का जुड़ाव होता है। वार्ड में नालियों का अभाव, कच्ची नालियों से सड़कों पर बहता पानी और सड़क जर्जर अवस्था में देखी जा सकती है। वार्ड समस्याओं पर जुड़ी वार्ड परिक्रमा रिपोर्ट में आज प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 2 का हाल। भटेरा क्षेत्र का नाम वार्ड क्रमांक 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ नई बसाहट में कई महंगे तौर पर बने मकान देखने को मिलेंगे। साथ ही मध्यम वर्गीय आबादी से जुड़ा वार्ड अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। पंप हाउस गली और आसपास का क्षेत्र जर्जर सड़कों की जर्जर तस्वीर दिखाता है। नालियों के अभाव में पानी सड़कों पर बहता है और कहीं कहीं तो नालियां ही नदारद हैं। सबसे बड़ी समस्या के तौर पर खाली प्लॉट में पानी भरा होना पाया गया, जहां नाली का गंदा पानी इन्हीं प्लॉट में आकर जमा होता है और फिर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। मुख्य मार्ग से होते हुए वार्ड का जुड़ाव सेंट मैरी स्कूल और खुले मैदान से होते हुए दूर दराज तक पहुंचता है, जहां बने मकानों में बिजली के लिए पोल न होने से बांस बल्लियों के सहारे बिजली दौड़ रही है। वहीं इन मकानों तक पहुंच मार्ग के लिए सड़क बनाना वर्तमान स्थिति में मुफीद नहीं है। वार्ड की प्रमुख समस्या की बात की जाए तो नालियों के अभाव में खाली प्लॉट में पानी का जमाव होना, सड़कों की हालत जर्जर हो जाना, नालियों का पानी सड़कों पर बहना शामिल है। इसके अतिरिक्त बांस और बल्लियों के सहारे दूर दराज के मकानों में बिजली दौड़ना और ऐसी बसाहटों में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। वार्ड में रहने वाली कमला ने कहा कि वार्ड में खाली पड़े प्लॉट में पानी जमा होता है। जिम्मेदारों को कई बार बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। प्लॉट मालिक भी अपने इन प्लॉटों में बाउंड्री डलवा लें तो समस्या दूर होगी। नालियों में गंदे पानी का जमाव कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। जी बताइए, वार्ड में किस तरह की परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है? ये परेशानी का इतना सामना करना पड़ता है कि ये नालियां फुल हो जाती है। कहीं नाली अच्छी बनी है, कहीं नाली पूरी ढीली बनी है, तो वो क्या होता है, पूरा पानी
यानी ढेलता है, तो पानी निकल नहीं पाता। नगर पालिका वालों को बुलाओ, पेड़ पौधे काटने, इधर से कचरा वचरा काटने, तो वो लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर और रख जाते हैं, तो क्या करेंगे हम। और फिर ये प्लाट वाले भी कोई नहीं आ रहे हैं, और आते ही उनको बोलो कम से कम तुम कंडीशन डाल के रखो या बेचो, तो न बेचते न कंडीशन डालते। तो अब हमारी परेशानी चाहिए ना, देखो इतना ऊंचा बनाए हैं हमने, फिर भी पानी भरता है, तो क्या करे। और पूरी हमने नालियां बना लिए, कई लोगों ने नालियां नहीं बनाए हैं। तो इस मामले में जो है पार्षद का क्या भूमिका रहती है इस मामले में? पार्षद तो कई दिन हो गया, तो वो आया नहीं चौकी, कई दिन हो गया, और आता है हाँ करा देंगे बोलता है और चले जाता है। क्या अच्छा। करेंगे, घर जाओ तो घर में भी नहीं, तो लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सामना ही करना पड़ता है लगातार परेशानी का। अच्छा, अभी बरसात में तो बहुत परेशान। वार्डवासी मदन लाल पटले ने बताया कि वार्ड में नालियां नहीं हैं, वहीं सड़कें भी कई जगह नहीं बन पाई हैं। नालियों के अभाव में सड़कों पर या खाली जगह पर पानी पहुंच जाता है और कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता और समस्याएं जस की तस बनी रहती है। गंदे पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। और यहाँ पर गंदगी आप देख रहे हैं कितनी है, क्या पानी पूरा भरा हुआ है। नाली की यहाँ कोई समस्या नहीं है, नाली की मतलब है ही नहीं यहाँ, नाली की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि नाली बनना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर शासन प्रशासन नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के वार्ड मेंबर से और नगर पालिका जा के कंप्लेंट किए, मगर हमारे अलावा और भी वार्ड वासियों ने कितना बोले, वो उससे क्या कहते हैं पार्षद से नगर पालिका जाके, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कम देख लीजिए कितनी गंभीर परिस्थिति यहाँ की, और आगे भी आप जाएंगे और देखेंगे तो इससे खस्ता हालत आपको मिलेगी। अभी ये जो पानी भरा हुआ दिख रहा है, हाँ, वर्तमान में बीमारियों का दौर चल रहा है, और ऐसे में ये पानी जो है भरा रहने से बीमारी का ये निमंत्रण तो नहीं। हाँ, ये तो बीमारी की तो बिल्कुल 100% संभावना है, क्योंकि ये गंदगी इतनी फैली हुई आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ क्या माहौल है, तो कहने का मतलब बीमारी तो बिल्कुल संभव है। 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जानने और वार्ड की समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षद ललित चौके से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन वे किसी कार्य से नागपुर गए हुए थे। वहीं दूरभाष पर संपर्क किया गया, लेकिन किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाया। रेडीमेड कपड़ा एवं हैंडलूम एसोसिएशन के द्वारा त्योहार का सीजन देखते हुए आने वाले मंगलवार से दुकान बंद नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी मंगलवार से कपड़ा दुकानें खुली रखने दुकानदारों से अपील की गई है। गौरतलब हो कि जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों द्वारा मंगलवार को दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया था। मंगलवार को कपड़ा व्यापारियों द्वारा भी दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब कपड़ा व्यापारियों द्वारा दुर्गा उत्सव व दीपावली पर्व एवं शादी के सीजन को देखते हुए आने वाले मंगलवार से दुकान खुली रखने का निर्णय लिया है। सीजन के बाद हर मंगलवार दुकान बंद रखने की जानकारी दी है। व्यापारियों द्वारा मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखी गई थी। बता दें कि व्यापारियों में बंद को लेकर तालमेल नहीं बन रहा है। सब्जी दुकानदारों द्वारा सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखी जा रही हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संगठन के द्वारा कपड़ा दुकान मंगलवार को बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसमें सभी कपड़ा दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद रखकर संगठन को मजबूत करने में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि सीजन को देखते हुए अब आगामी मंगलवार से कपड़ा दुकानें खुली रहेंगी। सीजन के बाद हर मंगलवार दुकान बंद रखी जाएगी। सीजन में मंगलवार को दूर दराज से आने वाला ग्राहक परेशान न हो, इससे ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए दुकान खुली रखने का निर्णय लिया गया है। बताइए। बालाघाट रेडीमेड एसोसिएशन ने अभी हमें भरपूर सहयोग किया, जिससे मंगलवार बंद का आह्वान किया गया था, और उसमें संगठन की शक्ति व एकता का परिचय देते हुए मंगलवार बंद रखकर सभी ने संगठन को मजबूत बनाने में भरपूर कोशिश की। लेकिन कुछ कारणोंवश और सीजन को देखते हुए और ग्राहकों को तकलीफ ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा अगले मंगलवार से आगामी मंगलवार से लेकर सीजन तक दुकानें खुली रखने का प्रावधान किया गया। ये बार बार डिसीजन बदलने से ऐसे में लोग और व्यापारी को दिक्कत नहीं हुई? आपके साथ अदर व्यापारी भी आए थे? हमारे द्वारा कोई डिसीजन नहीं बदला गया है।
हमने पहले ही यह निश्चित कर रखा था कि जब भी सीजन चालू होगा तो हम ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए मंगलवार को दुकानें खुली रखेंगे, ताकि बाहर से दूर दराज से आए हुए ग्राहकों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। नगर के वार्ड नंबर 13 समता भवन के पीछे बूढ़ी निवासी एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 1 वर्ष पूर्व नाम आने के बाद भी एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए नगरपालिका द्वारा खाते में योजना की राशि नहीं डाले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला सुलोचना बोरकर ने आज युवा नेता कपिल मेश्राम के साथ नगरपालिका पहुंचकर नगरपालिका सीएमओ को आवेदन देकर आवास योजना की राशि जारी करने की मांग की है। इस दौरान हितग्राही सुलोचना ने बताया कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया गया था, जिससे मेरा नाम सूची में 3 माह पूर्व ही आ गया था, लेकिन नगरपालिका द्वारा एनजीटी का हवाला देकर राशि आवंटित नहीं की जा रही है। उन्होंने नगरपालिका सीएमओ से मांग की है कि आवास योजना की राशि जारी की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री योजना के लिए क्यों, क्या हुआ प्रधानमंत्री? अभी नहीं मिला है। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 13 समता भवन। क्या बोल रहे, क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं बोल रहे हैं। क्यों, कब से भटक रहे हैं आप? हम कम से कम साल भर में भटक रहे हैं। तो आपका पक्का मकान है, कच्चा मकान है? तब भी नहीं दे रहे हैं? नहीं। नाम आ गया क्या आपका? हाँ, नाम आ गया सर। नाम आ गया है? जी हाँ। कब आया था नाम आपका? नाम तो हमारा होली के पहले ही आ गया था, मतलब 6 महीने हुए हैं। अच्छा, उसके पहले भी, उसके बाद भी नहीं दे रहे? नहीं, एक भी किस्त नहीं दी अभी? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? परेशानी, हम कच्चा मकान है, हमारा पानी पूरे गिरता है पानी पूरा। युवा नेता कपिल मेश्राम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला का नाम आया था, लेकिन नगरपालिका द्वारा एनजीटी का हवाला देकर गरीब महिला के खाते में राशि नहीं डाली जा रही है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर वार्ड क्रमांक 11 और 12 व बस स्टैंड के गटर का पानी को तालाब में बहा रही है। नगरपालिका एक तरफ एनजीटी के नियम का पालन नहीं कर रही है और दूसरी तरफ गरीब महिला को योजना का लाभ मिलना चाहिए तो एनजीटी के नियम बताकर उन्हें लाभ से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो नगरपालिका के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। बाइट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका नाम 1 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आ गया है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इनको ये बोलकर प्रधानमंत्री आवास की राशि जारी नहीं की जा रही है कि एनजीटी की जो नियमावली है उसके तहत 20 मीटर की दूरी पर इनका मकान नहीं है, इसलिए इस कारण नगरपालिका के द्वारा इनकी राशि रोकी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा नगरपालिका प्रशासन पर सीधे ये आरोप है कि जहां नगरपालिका परिषद एक तरफ एनजीटी के नियमों का हवाला दे रही है और एक गरीब व्यक्ति जिसको शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सारे नियमों को ताक पर रखते हुए नगरपालिका वार्ड क्रमांक 12 हो, वार्ड क्रमांक 11 हो, चाहे आपका बस स्टैंड का जो पानी हो, जो गटर का पानी है, उस गटर के पानी को तालाब में बहा रही है। तो सारे एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नगरपालिका एक तरफ अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है और दूसरी तरफ ऐसे गरीबों को जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए उस योजना से दरकिनार किया जा रहा है। ये शासन का दोहरा रवैया है। निश्चित तौर पर अगर ऐसे हितग्राहियों को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में मैं नगरपालिका प्रशासन के सामने भूख हड़ताल करूँगा, अगर ऐसे व्यक्तियों को इस शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च के बाद से जाम बसों के पहिए अब जाकर कुछ हिले हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। पहले बसें नहीं थी तो यात्रियों को दिक्कतें थी, लेकिन अब रूट पर बसें दौड़ रही हैं तो यात्री नदारद हैं। ऐसे हालात में बस मालिक अब बसों को चलाने को लेकर घाटे का सौदा मान रहे हैं। वैसे भी स्कूल कॉलेज बंद होने से बसों की आधी कमाई मार खा रही है, जबकि यात्रियों को सुविधा देने के बदले जो कुछ उम्मीदें थी वह भी अब फीकी पड़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आगामी दिनों में बसों के पहिए फिर से जाम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिला बस ऑनर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि जिले में कुछ रूट पर बस सेवा प्रारंभ की गई थी, लेकिन यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे बसों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि बालाघाट हट्टा रोड पर 5 ट्रिप बसें शुरू की गई हैं। उसी प्रकार किरनापुर लांजी रूट पर भी बसें चली हैं, जबकि उनकी बसें लालबर्रा जाम एवं परसवाड़ा के रूट पर चल रही हैं। इतने महीनों बाद पहले और अब की परिस्थिति को वे भारी परिवर्तन मानते हैं। उन्होंने बताया कि बसें तो चल रही हैं, लेकिन यात्री ही नहीं हैं। 100 में से 95% यात्री नहीं हैं। 5% के भरोसे कैसे बसों का संचालन हो पाएगा? डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है।
उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि बस परसवाड़ा की ओर रवाना की गई और उसमें महज 450 रुपये बने, जबकि 2700 रुपये का डीजल खर्च हुआ और बाकी खर्चे अलग। ऐसे में बस मालिकों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। श्याम कौशल कहते हैं कि यही स्थिति रही तो आजकल में हम बसों को खड़ी कर देंगे, उनका संचालन नहीं कर पाएंगे। भैया बस तो हमने जैसे बालाघाट से हट्टा रोड में चंद्रकांता बस सर्विस है, उन्होंने 5 ट्रिप गाड़ी चालू करी। एक लांजी की गाड़ी आज से चालू होगी, कुरैसी बस SRT बस सर्विस। मैंने बालाघाट से जाम, बालाघाट से लालबर्रा और बालाघाट से परसवाड़ा चालू किया। लेकिन आपको बता दो भैया 100 में से 5% पैसेंजर हैं, 95% गोल है। मतलब लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं बैठने के लिए। ये स्थिति क्या बालाघाट से परसवाड़ा गाड़ी गई, लौट के आई है 450 रुपये आना जाना मना, मतलब 2600-2700 रुपये डीजल का देगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आ गया। स्थिति अगर ऐसी बनी रही तो हम भी ये बस आजकल में हम गाड़ियों को खड़ी कर देंगे। स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने टैक्स माफी को लेकर बताया कि सरकार ने 5.5 माह का टैक्स माफ किया है, जबकि अक्टूबर महीना अभी प्रारंभ है और टैक्स का मीटर घूमने लगा है। पैसेंजर नहीं मिलने से डीजल का पैसा नहीं निकल पा रहा है। बसें खड़ी रही तो चल जाएगा, लेकिन यह नुकसान कोई भी बस मालिक उठाना पसंद नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि बालाघाट शहर में आए दिन बंद हो रहा है। सोमवार मंडी बंद, मंगलवार साप्ताहिक बंद और रविवार को तो वैसे भी शासकीय छुट्टी होती है, तो सवारी कैसे शहर में आएगी। यात्री किराया बढ़ाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यात्री किराया बढ़ेगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अपेक्षाकृत यात्री ही नहीं होंगे तो बस चलाने का क्या फायदा होगा। श्याम कौशल ने कहा कि कोई भी बस मालिक बसों को खड़ा नहीं करना चाहता है। हम चाहते हैं कि यात्रियों को बस की सुविधा का लाभ मिले, लेकिन नुकसान होगा तो बसों को खड़ी कर दिया जाएगा, क्योंकि वह खड़ी रहे तो वही ठीक है। सरकार ने टैक्स माफ किया, वो तो 5.5 महीने का किया, आधा तो हमने सितंबर में पटा ही दिए। अब अक्टूबर का भी हमारा मीटर घूम रहा है, वो भी हमको पटाना ही है। मजबूरी की पैसेंजर नहीं मिल रहा, टैक्स लग रहा है, वो अलग मीटर है। अगर हम उस गाड़ी का संचालन ही करेंगे तो हम तो और डीजल का पास का पैसा भरना पड़ेगा हमको, इसलिए वो गाड़ी खड़ी ही चल जाएगा, लेकिन कम से कम पास का तो नहीं जाएगा। तो अभी स्थिति क्या बन रही है कि क्या डीजल पानी या कर्मचारियों के खर्च निकल पा रहा है? नहीं भैया, डीजल तो दूर की बात है, कर्मचारी तो दूर की बात है, डीजल का नहीं निकल पा रहा है, आधा भी नहीं बन पा रहा है, तो स्थिति बहुत ख़राब है। और दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं कि शहर में जो सोमवार बंद, मंगलवार बंद, इसमें लोग डरे हुए तो लोग आते नहीं। हमारा धंधा गुजरी व्यापारी तो बंद ही रहता है, तो अब हमारे तो आधे दिन तो वही चले गए, तो हम धंधा करें तो कहाँ करें। ये माना जाए कि ऐसी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा तो बस ऑपरेटर जो है चला नहीं पाएगा। बिल्कुल बंद कर देंगे भैया, मांग करेंगे कि हमारे दिसंबर तक के हम गाड़ी खड़ी है। कुछ पैसे बढ़ाने की बात करी जा रही थी, 15% जो है ज़्यादा यात्रियों से अगर किराया बढ़ाते भी हैं तो भी अभी आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि हम दम नहीं मार पाएंगे भैया, बहुत स्थिति खराब है, लोग डरे हुए हैं। तो कब तक बंद कर ये मान के चलो, अब अक्टूबर तो पूरा जाएगा ही जाएगा। जो गाड़ी चल रही ज़्यादा तो 1-2 गाड़ी चालू और कोई चालू करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चालू करें, वो भी चला के देखिए, अच्छी बात है, चलना चाहिए। हम चाहते हैं लोगों को सुविधा दें, आने जाने, बेचारे टीचर हैं, स्कूल वाले हैं। अब पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल को तो 15 नवंबर तक सरकार ने बंद कर दिए, तो टीचरों को आना जाना बंद। हमारा आधा धंधा तो टीचरों के ऊपर डिपेंड रहता है। और बालाघाट शहर में देखो, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर इतनी हो गई हैं कि लोग अपने साधन से आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि नवंबर से फिर पुनः बंद हो जाएगी? बिल्कुल हो सकता है भैया कि बंद भी रहे, बता रहा हूँ मैं आपको, स्थिति बहुत खराब है। 12 अक्टूबर की रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 42 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 20 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 12 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1569 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1246 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 305 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव आए 42 मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम अगासी का 1 मरीज, देवठाना का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम बकोड़ी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम भीमलाट का 1 मरीज, मलाजखंड का 1 मरीज, साले टेकरी का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम दहेदी का 1 मरीज,
नगरीय क्षेत्र वारासिवनी का एक मरीज, वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 15 का एक मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम लवादा का एक मरीज, लालबर्रा का एक मरीज, गर्रा का एक मरीज, धरपीवाड़ा का एक मरीज, बुधाटोला का एक मरीज, मुरझड़ का एक मरीज, घोटी का एक मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के न्यू सराफा रोड का एक मरीज, सिविल लाइन का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 28 का एक मरीज, वार्ड नंबर 13 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 5 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 30 सरस्वती नगर के 2 मरीज, बूढ़ी का एक मरीज, पावर हाउस कॉलोनी का एक मरीज, चित्रगुप्त नगर का एक मरीज, दुर्गा चौक के 2 मरीज, स्टेडियम के पास का एक मरीज, ग्राम हट्टा का एक मरीज, मंझारा के 5 मरीज और ग्राम पेंडरई के 3 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किए गए हैं। कोविड सेंटर गोंगले बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 13 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 97 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर और लांजी में कुल 478 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 182 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 731 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा भी दिया गया है। लालबर्रा क्षेत्र के खरीदी केंद्र घोटी व टेंगनी कला के किसानों ने धान खरीदी केंद्र की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि खरीदी केंद्र बंद होने से किसानों का पंजीयन भी नहीं हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित घोटी व उपकेंद्र टेंगनी कला की स्थापना अब तक नहीं हुई है, जिससे किसानों को धान उपार्जन के लिए पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक है, लेकिन 13 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। घोटी केंद्र बंद होने से घोटी, अतरी, टेंगनी कला, बबरिया, डोरली, कटंगा के किसान पंजीयन को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि किसानों की समस्या को देखते हुए जल्दी ही खरीदी केंद्र प्रारंभ की जाए, जिससे किसानों का समय पर पंजीयन हो सके और वह अपनी धान को खरीदी केंद्र में विक्रय कर सकें। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान भोजराज पटले ने बताया कि पंजीयन की तिथि 15 अक्टूबर तक है, लेकिन अब तक घोटी खरीदी केंद्र खोला ही नहीं गया है, जिससे करीब 6 गांवों के 1500 किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। पूर्व में 2 दिन तक पंजीयन किया गया, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने खरीदी केंद्र नहीं खोले जाने से पंजीयन करना बंद कर दिया। इस समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खरीदी केंद्र प्रारंभ कराने ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जिला खाद्य अधिकारी चौधरी साहब से मिलकर अवगत कराया गया, जिनके द्वारा कहा गया कि 2 दिन में घोटी केंद्र से पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। पंजीयन कहीं से भी हो जाएगा, लेकिन धान बेचने कहाँ जाएंगे? दूसरे खरीदी केंद्र में धान ले जाने किसान सक्षम नहीं है, जिससे घोटी व टेंगनी कला में धान खरीदी केंद्र खोला जाए। है ना, और अभी तो हमारे यहाँ घोटी केंद्र खुला ही नहीं है, पंजीयन में नाम हुआ ही नहीं है। तो यहाँ के किसान अब पंजीयन करने के लिए जाए तो जाए, धान बेचने कहाँ जाए? हैं? कितने किसान हैं? किसान बहुत हैं सर, 1400-1500 किसानों का ये नहीं हुआ है, पंजीयन नहीं हुआ है। ये बताइए कि कितने गांव आपके घोटी केंद्र में आते हैं? 6 गाँव हैं। कौन कौन से? मैं घोटी 1, अतरी 2, टेंगनी 3, बबरिया 4, डोली 5, कटंगा 6। ये 6 गाँव का पंजीयन हुआ ही नहीं सर। तो अभी आप लोग फिर पंजीयन कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पंजीयन 2-3 दिन वहाँ घोटी में किए है ना, तो वहाँ की कंप्यूटर वाले नहीं बोले थे, बोले यहाँ से बोले अब केंद्र बना ही नहीं है, तुमने बंद कर दी साहब। कहाँ कराना है बोलते हैं? अजय कहाँ कराओ बोलते हैं? नहीं तो पंजीयन ही बोले बंदी हो गया, बोले घोटी हाँ केंद्र ही नहीं है तो वो कहाँ कराएंगे बोले। अब आप धान बेचने के लिए कैसा करेंगे? अब वही तो सर, अपन आज जन सुनवाई में आए थे, जन सुनवाई में दे दिए, चौधरी साहब से मिले, चौधरी साहब ने बोला कि ठीक है हम 2 दिन में बोले घोटी केंद्र घोषित करेंगे बोले, है ना। तो 2 दिन में तो ज्ञापन सौंपने के दौरान तानबाजी तुरकर, पूरनलाल पटले, बलीराम भगत, राजेंद्र भगत, भोजराज पटले, खिलेश्वर भगत सहित अन्य मौजूद रहे। कटंगी क्षेत्र के ग्राम होलीटोला, देवठाना के करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने 13 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पूर्व भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हम काफी सालों से कच्चा मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन मकान के आसपास जलाशय और डैम होने से बाढ़ की संभावना रहती है। वर्ष 2018 में बाढ़ का पानी घरों में घुसने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया था और इस वर्ष भी बाढ़ का पानी घर में घुस गया था, जिससे कुछ लोगों के मकान भी गिर गए हैं।
हमें मकानों का पट्टा भी मिला हुआ है, लेकिन आवास योजना में पंचायत द्वारा मकान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त होने से पटवारी द्वारा मकानों का सर्वे कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद हमारे द्वारा कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मकान क्षतिग्रस्त होने से कभी भी मकान गिर सकता है। ग्राम सभा में भी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया गया तो सहायक सचिव द्वारा ग्रामीणों से अच्छा व्यवहार न कर अभद्रता की गई। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने सूची में नाम स्वीकृत कराया जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे संजय गबने ने बताया कि बाढ़ का पानी घर में घुसने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और कुछ मकान गिर भी गए हैं। इस मोहल्ले में करीब 15 परिवार काफी सालों से कच्चा मकान बनाकर रहते हैं। वर्ष 2018 में बाढ़ का पानी घर में घुस गया था, जिससे पटवारी द्वारा निरीक्षण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया था। 2018 में सर्वे कर 3-3 हजार रुपये मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस वर्ष बाढ़ के पानी से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान का लाभ दिलाया जाए। संजय गबने। अच्छा, संजय गबने, कहाँ से आए? हम आए ग्राम देवताना तहसील कटंगी से। क्यों आए थे? हमारा मकान जो है बाढ़ पीड़ित है। पिछले 2 साल 2018 में भी बाढ़ से पीड़ित हो गया था और इस बार भी पानी घरों के अंदर से निकल चुका है। तो 2018 में पटवारी द्वारा निरीक्षण करके प्रधानमंत्री आवास का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और पंचायत द्वारा भी कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पंचायत में ग्राम सभा में जाओ तो वहाँ के सहायक सचिव और सरपंच लोगों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सहायक सचिव कहती है कि वहाँ मकान क्यों बनाए, किसने बनाने दिया, हम नहीं करेंगे, ये सब दुनिया। अच्छा, ये बताइए कितने आपके क्षेत्र में ऐसे कितने मकान हैं जो प्रभावित हुए थे और अब तक उसका क्या मुआवजा मिल पाया कि नहीं, सर्वे हुआ कि नहीं? सर्वे हुआ था और सभी को उस समय 2018 में 3-3 हज़ार रुपये मुआवजा मिला था। और इस वर्ष कोई मुआवजा नहीं मिला। और इस हमारे पूरा मोहल्ला 15 मकान है, वहाँ पर सभी के घरों में पानी गया है। तो आवास योजना का लाभ देने की बात हम यह चाहते हैं कि हमारे घर मिट्टी के पहले बने हुए थे, अभी जो जर्जर हालत में कई लोगों के मकान गिर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सभी मोहल्ले के सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम लाया जाए। महाकौशल जनजागृति शायरी संघ के नेतृत्व में जिले के करीब 1 सैकड़ा से अधिक कलाकार अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलाकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करने सहित अन्य मांगें जल्द पूर्ण करने की गुहार लगाई। कलाकारों ने मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान शायरी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जब से कलाकारों का कार्यक्रम बंद है। वर्तमान में अनलॉक 4 की स्थिति में बाजार व शासकीय अशासकीय कार्यालय, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। शासन द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापना करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में हम कलाकारों को भी कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश कलाकार ग्रामीण अंचलों के छोटे व गरीब एवं परंपरागत कला संगीत के आधार पर अपने व परिवार का पालन पोषण कर धर्म व शासन की योजना का प्रचार प्रसार करते हैं। कोविड-19 के चलते कार्यक्रम बंद होने से रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र शासन के आधार पर मध्य प्रदेश के कलाकारों को प्रतिमाह मानदेय व पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कला मंडलियों का पंजीयन करवाने की सुविधा प्रदान की जाए। जिले की समस्त कला मंडलियों को रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। कार्यक्रम पिछले 6 महीने से बंद पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमको कुछ मतलब कार्यक्रम शुरू होने की अनुमति मिल जाती महोदय जी से, ऐसी हमारी उम्मीद है। किस प्रकार के कार्यक्रम करते थे, क्या करते थे? जी, मैं भजन संध्या प्लस देवी जागरण के भी कार्यक्रम करता हूँ। कार्यक्रम बंद होने से क्या दिक्कतें जा रही है? हाँ, दिक्कतें अब अपनी फैमिली में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से वही चाहते हैं कि मतलब कार्यक्रम शुरू होने की अनुमति चाहते हैं, या फिर ना हो अनुमति ना दें तो भाई अपने लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान हो सरकार के पास जिससे हमारी जीविका को चलाने में हमको थोड़ी सी आसानी हो। शायरी संघ अध्यक्ष गौरीशंकर मुहारे ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर पूर्व में 26 अगस्त को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया।
दुर्गा उत्सव व मंडई मेला में समस्त कला मंडलियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी कलाकारों को हर माह मानदेय व पेंशन प्रदान करे। कौशल जन जागृति शायरी संगठन बालाघाट से हम समस्त कलाकार आज कलेक्टर महोदय से कुछ ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने 26/10/2000 को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ये कोरोना काल के कारण सब छोटे छोटे कलाकारों का जो कार्यक्रम बंद है, इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने के लिए हम लोगों ने एक मांग रखा था और उसका एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हम लोगों ने संस्था के अपने मंडल महाकौशल जनजागृति शायरी संगठन के समस्त कलाकारों को महाराष्ट्र के तौर पर यहाँ पेंशन दिया जाए और मान भत्ता का कोई प्रावधान बनाया जाए। उसी प्रकार हम लोगों ने रखा था कि आज कोरोना काल में सारे कार्यक्रम बंद है और चूँकि अब सारे दुकानें और सारे बाज़ार हाट बाज़ार चालू हो गए, तो क्यों ना हम लोगों को भी छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। उसका भी एक आवेदन सौंपा गया था। जो रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको भी अभी जैसे कि दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम आ रहा है, मंडई मेला आ रहा है, हम छोटे छोटे तबके के कलाकार गांव में दूर दूर जाकर के एक अपन जनजागृति के माध्यम से धार्मिकता के तौर पर से लोगों को एक जनजागृति लाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं और ये हमारी एक परंपरागत कार्य है। महिला कलाकार सीमा हिवारी ने कहा कि हम सभी कलाकारों को रात्रिकालीन कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जाए। इसके पूर्व भी शायरी संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पुनः ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के चलते ही हम कलाकारों के परिवार का जीवन यापन होता है, जिससे हमें कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कलेक्टर से जल्द मांग पूरी करने गुहार लगाते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने बाध्य होंगे। आज हमें माननीय कलेक्टर महोदय जी से गुहार करते हुए मेरा कहना है और मेरा माननीय कलेक्टर महोदय जी से मांग रखते हुए कहना चाहूँगी कि हम जितने भी शायरी संगठन के कलाकार हैं, हमारे भाई लोग, हमारी बहनें लोग, जो आज पिछले बार भी हम लोगों ने एक आवेदन सौंपा था माननीय कलेक्टर महोदय को, उसके प्रति उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिए और हम दोबारा माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास में आए अपना गुहार लेके कि हमारे कार्यक्रम की अनुमति दी जाए। जो रात्रि में भी हम लोग रात्रिकालीन कार्यक्रम करते हैं, तो उस कार्यक्रम के लिए भी हम अनुमति मांगते हुए माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके हम कलाकारों की मांग को रखें। बीटीवी के नन्हे दर्शक रियान भाटी का 12 अक्टूबर को 6वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पिता नईम भाटी, मम्मी, दादी, भाई नजीब, बहन सारा और जारा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रियान। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड आईसीयू वार्ड का पहले ही दिन नहीं मिल सका कोविड मरीज को लाभ। उपचार के लिए गोंदिया ले जाते हुए कोविड मरीज ने रास्ते में ही तोड़ा दम। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कोविड आईसीयू वार्ड के शुभारंभ पर उठाए सवाल। कहा, जब हमें ही नहीं मिला उपचार तो आम नागरिकों को कैसे मिलेगी सुविधाएं। वार्ड क्रमांक 2 में जगह जगह से सड़कें हुई जर्जर। दूषित पानी निकासी नहीं, नालियां टूटी फूटी। खाली प्लाटों में भरे पानी से परेशानी। दूर दराज में बन रही है नई बसाहट। मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने बड़ी चुनौती। अब आगामी मंगलवार से खुली रहेंगी कपड़ा दुकानें। रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम एसोसिएशन ने लिया निर्णय। सीजन को देखते हुए दुकान खुली रखने का लिया निर्णय। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी जानकारी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।